नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, जब आप ऐप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको यही टॉपिक मिलेगा स्टडी मटेरियल का करके फ़ोल्डर है। इसमें सारे पीडीएफ डाले जा रहे हैं। भविष्य में भी जो नए पीडीएफ बनेंगे उनको भी इसमें डाला जाएगा। जब आप इस स्टडी मटेरियल वाले पीडीएफ के आगे बढ़ते हैं तो अगला फ़ोल्डर आपको मिलता है जूम क्लास रिकॉर्डिंग। जो जूम क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है इसको आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, इसलिए आपको माँगना पूछना नहीं है कि कल के क्लास की रिकॉर्डिंग दीजिए। 1 दिन का समय देंगे आप लोग, अगले दिन ये अपलोड रहेगा। अब जैसे जो आज रिकॉर्ड हो रहा है, ये कल एडिट होगा, फिर अपलोड होगा, दिखेगा यहाँ पे। तो ये जूम क्लास की रिकॉर्डिंग। इसके बाद मैंने एक अलग फ़ोल्डर बना दिया है वर्ग कुंडली का, डिविज़नल चार्ट्स का। जब आपकी पकड़ लग्न कुंडली पर होती है या फलित ज्योतिष के नियम जानते हैं, तो वर्ग कुंडली आपके लिए कोई समझना बड़ी बात नहीं है। वर्ग कुंडली आप अपने समय सुविधा के अनुसार जो उस लायक हो गए हैं वही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बस उत्सुकतावश कहीं से कुछ भी देखिए। वर्ग कुंडली में देखिए मैंने काफ़ी लेशन डाले हुए हैं। कुछ पुराने वीडियोज़ हैं, कुछ नए वीडियोज़ भी हैं। इनको देखते रहेंगे और एक नोट्स ज़रूर बनाइए। एक डायरी आपके पास होनी चाहिए, नोट्स बनना चाहिए। इसको भी देखिए। इसके जब नीचे जाएँगे तो एक फ़ोल्डर मैंने और बना दिया है दशा महादशा लेशन। दशा महादशाओं पर जब हम चर्चा करेंगे तो आपको इस लेशन में मिलेगा। इसमें कुछ वीडियोज़ मैंने डाले हैं। तो इसमें अभी 2 वीडियोज़ हैं और मैं डालूँगा इसमें, अभी क्लास में भी चलेगा जूम के रिकॉर्डिंग में, वो सब रिकॉर्डिंग इसमें आएगी। और इधर हमारा मेन लेशन है। काफ़ी लेशन है, इसको भी आप देखते रहेंगे। हमने बात कर लिया था कि भाव पे, भावेश पे अगर शुभ ग्रह आदि की दृष्टि है तो कैसा क्या रहेगा। अगला सूत्र है हमारा, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सूत्र है हमारा, अगर किसी भाव में 1 मिनट, कोई बार-बार फ़ोन कर रहा। अगर किसी भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, भाव में बैठे हुए ग्रह को भावस्थ बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी भावस्थ यानी भाव में बैठा हुआ ग्रह कितना ही अच्छा हो, भाव में बैठा हुआ ग्रह कितना ही अच्छा हो, परंतु अगर उस भाव का स्वामी कमजोर हो, भाव में बैठा हुआ ग्रह कितना ही शुभ हो, अच्छा हो, लेकिन भावेश कमजोर हो, तो उसकी शुभता में या उसके बल में कमी आती है। मैं उच्च का ही उदाहरण ले रहा हूँ इधर, फिर दूसरा उदाहरण लूँगा। इस कुंडली में देखिए 10th भाव में मंगल है, उच्च का है। मंगल की दूसरी स्थिति कहीं ले लेते हैं। 7 नंबर की गिनती में मंगल बैठा है। 9 नंबर की गिनती में मंगल बैठा है। ये अलग-अलग परिस्थितियाँ हो गईं। एक जगह मंगल उच्च का है, एक जगह शत्रु राशि में है, एक जगह मित्र राशि में है। अगर जिस राशि में ग्रह बैठा हुआ है, अब यहाँ पर उच्च का है, अगर यही शनि कमजोर हो जाए तो मंगल को उतना बल नहीं मिलेगा। मंगल तो खुद बहुत बलवान है। बैठा कहाँ है ये? मकर राशि पर। मकर राशि को आप कंसीडर करिए एज ए चेयर, सोफा है मकर राशि, इसी पे मंगल आसीन है। और वो जिसका सोफा है वो व्यक्ति कमजोर है, या मकान मान लीजिए, मकर राशि मकान है। मंगल जिस मकान में है उस मकान का स्वामी कमजोर है, तो असर तो पड़ ही जाएगा ना। आप किसी के घर में गए हुए हैं, आप तो मजबूत हैं लेकिन जिसके घर गए हैं वो कमजोर है, तो मना स्थिति पे अंतर पड़ेगा, सुख सुविधाओं पर भी अंतर पड़ेगा। मंगल शुक्र के घर में है, अगर शुक्र कमजोर हो जाएगा तो मंगल यहाँ पे
अपने बल में कमी महसूस करेगा। मंगल गुरु के घर में है, गुरु कमजोर हो गया। भाव का अगर स्वामी कमजोर है तो उस घर में बैठा हुआ ग्रह भी वीकनेस में आ जाता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि खत्म हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मंगल 9 नंबर में बैठा है किसी की कुंडली में और गुरु नीच राशि में है। गुरु नीच राशि में, वहीं दूसरी कुंडली में भी मंगल धनु राशि पे है गुरु के घर में, लेकिन वहां गुरु उच्च का है। तो दोनों में तो अंतर होगा ही होगा ना। ऐसी छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो सभी कुंडलियों में रहेंगे। अंतर कहाँ से निकाला जाएगा? इसी से ही। भाववस्थ ग्रह जिस राशि में है उस राशि के स्वामी के बलवान होने से ग्रह को बल मिलेगा, कमजोर होने से ग्रह कमजोर हो जाएगा। चंद्रमा उच्च का होता है किस गिनती पर? 2 नंबर पर। वृषभ राशि में चंद्रमा क्या होता है? उच्च का। अब अगर किसी कुंडली में शुक्र नीच का हो, शुक्र क्या हो जाए? नीच का हो, क्योंकि चंद्रमा किसके घर में है? शुक्र के है। अब शुक्र के कमजोर होने से यह भले ही अपनी उच्च राशि में पहुंचा है, चूंकि इस भाव का स्वामी कमजोर है, तो यह उतनी अच्छी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं बना पाएगा। क्योंकि अगर मकान मालिक मजबूत होगा तो वह चीजों की अच्छी व्यवस्था करेगा। अगर आप मजबूत हैं, भले अपने घर में ना हो, बाहर हो, बाहर कमाने गए हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, फिट हैं, हर तरीके से अगर आप ठीक हैं, तो आप अपने घर का ख्याल रख लेंगे। जो जरूरत होगी जैसे उस प्रकार से मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन जब आप कमजोर रहेंगे तो भाव में बैठा हुआ ग्रह उसी प्रकार से है जैसे किसी चीज का इनॉग्रेशन लोग करवाते हैं, नेताजी को बुला लेते हैं, नेताजी तो बहुत बड़े आए, स्कूल का उद्घाटन है, उद्घाटन करके जाते समय 5,000 रुपया दे के चले गए, डोनेट करके। नेताजी तो बड़े थे लेकिन डोनेशन छोटा निकला ना। अगर वही नेताजी किसी बड़े के पास में जाते जिसका स्वामी मजबूत होता, तो वहां पे वो सोचते कि 5,000 देने में मेरी बेइज्जती है। तो इसी प्रकार से तमाम कॉन्सेप्ट हैं, आप समझ लीजिए, ये समझ गए होंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यही चंद्रमा बैठा है और शुक्र भी उच्च का हो गया। अब शुक्र 12 नंबर में उच्च का होता है, चंद्रमा उच्च का है और जिस राशि में उच्च का है उसका स्वामी भी उच्च का है। अब इसका लाभ शुक्र को भी मिलेगा, चंद्रमा को भी मिलेगा, क्योंकि शुक्र कह रहा मैं तो बलवान हूं ही, मेरा जो किराएदार है मेरे घर में जो रह रहा है वो भी बलवान है। यहाँ पर दो बलवान लोगों का संबंध बना। अगर कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के घर में है तो उसका उस ग्रह से संबंध जुड़ गया। वीरेंद्र जी, हम आपके घर आ गए, भले आप अपने घर नहीं हैं, आप कहीं बाहर ट्रबल पे गए, आपके घर में आ गए, तो हम आपसे कनेक्ट हो गए। बस हम और आप एक दूसरे से नहीं कनेक्ट हुए, लेकिन घर में आ गए तो आपको पता है मेरे घर में ये है, घर के लोग आपके हैं, सारी व्यवस्था करना जो भी चीज है वो कनेक्शन जुड़ गया। और जब आप वहीं साथ में होते तब वो क्या हो जाती? युति हो जाती। हम आपके घर में होते, आप भी उपस्थित होते, तो वो क्या बन जाती है? युति बन जाती है। लेकिन यहाँ मैटर यह नहीं था कि मैं रहूं या ना रहूं, आ रहे हैं, मैं भले ही बाहर हूं, तो इनका आतिथ्य सत्कार या जो कुछ भी है होना है, यही चीज है। इसी प्रकार से ग्रहों का नीच भंग में कॉन्सेप्ट यही चलता है। इसी को, इसका कितना महत्व है आप इससे समझ जाइए। गुरु नीच राशि में है 10 नंबर में, 10वें भाव में, देखिए यहाँ पर गुरु नीच राशि में है। अब गुरु के साथ अगर उच्च का ग्रह बैठ गया तो नीच भंग हो गया। अगर गुरु जिस राशि में है इसका स्वामी शनि है, वह शनि जो है उच्च का कहीं भी हो गया कुंडली में तो गुरु का नीच भंग हो गया। जिसकी राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी उच्च में हो, या जिसकी राशि में बैठा है वह जिस राशि में उच्च का होता हो। गुरु किस राशि में उच्च का होता है? चंद्रमा के 4 नंबर में। गुरु जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी उच्च का हो जाए चंद्रमा, तो भी नीच भंग। यानी अगर भाव का स्वामी बलवान है
या जिस भाव में उच्च का हो रहा उसका स्वामी, यानी भावों के स्वामियों के बलवान होने से भाव में बैठे हुए ग्रहों के अशुभ फल कम होते हैं। जैसे नीच भंग में उस नीच ग्रह का फल अशुभता कम हो जाती है, वह धन सुख समृद्धि देने में सक्षम हो जाता है। भावाधिपति के अनिष्टकर होने पर भाव स्थित ग्रह उतना उपकारी नहीं हो पाता है जितना उसे होना चाहिए। भाव स्थित ग्रह जैसे किराएदार है और भाव का स्वामी मालिक है, तो मालिक को पहले मजबूत होना जरूरी है। अगर मालिक कमजोर है, किराएदार मजबूत है, तो किराएदार क्योंकि वो मजबूत है, पावरफुल है, तो वह कुछ गलत एक्टिविटी भी करेगा, तो कमजोर मालिक होने के नाते वो रोक नहीं पाएगा। किसी भाव के फल कहने में यह अगला है, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। किसी भी भाव का फल कहने में यह भी जरूरी है कि भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। भावेश की कुंडली में स्थिति, भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, भावेश की स्थिति भाव के फल में मदद करती है। इसके पहले आपको ये एक सूत्र बता दिया गया है, अगर किसी भी भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में होगा तो वो उस भाव को पीड़ित करेगा। अब इसी का और विस्तार मैं करूंगा, बहुत मुख्य है, मेन रूप से यही कॉन्सेप्ट ही चलता है कुंडली में कि आपका इस भाव का स्वामी यहाँ बैठा। अब इसी चीज को ध्यान से समझ लीजिए। जैसे हम लगन को देखें तो हम सबसे पहले कुंडली देखते समय यही देखेंगे कि लगन में राशि कौन सी है, लग्नेश कौन है, लग्नेश कौन है, वह कहाँ है, और लगन में कौन सा ग्रह है। कुंडली विश्लेषण में सबसे पहले लगन ही देखा जाता है। लगन में जो स्वामी है वह कहाँ गया, अगर वह छठे भाव पे गया हुआ है, छठे भाव में, जिस भाव का स्वामी जिस भाव में जाता है उसका फल उसी के अधीन हो जाता है। किसी के दसम भाव कर्म भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ गया, सप्तम भाव किसका है, जीवन साथी का, और दसम भाव कर्म भाव रोजगार भाव, यानी इस व्यक्ति का रोजगार उसके जीवन साथी पे निर्भर हो गया। दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में आ गया तो इसका जो कैरियर है, कर्म है, वह किसके अधीन हो गया, किसके भाग्य के अधीन, यहाँ भाग्य शब्द जोड़ लीजिए। दसम का स्वामी सप्तम है तो उसका कैरियर उसके जीवन साथी के भाग्य के अधीन है। दसम का स्वामी पंचम है तो कर्म पुत्र के भाग्य के अधीन है। इसी प्रकार से हर भाव का निकाल सकते हैं, लगन से देखेंगे। लग्नेश अगर द्वितीय भाव में गया हुआ है, लग्न क्या है, शरीर है, द्वितीय भाव क्या है, धन है और कुटुंब है, हमारा परिवार है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य और धन उसके किसके अधीन हो गया, कुटुंब के अधीन हो गया, चाचा काका ताऊ इन सब के अधीन हो गया। द्वितीय भाव किसका है, वाणी का भी है, तो इस व्यक्ति का जो लग्न है, लग्न को हम सौभाग्य बोलते हैं। एक चीज नोट करिएगा, बहुत बेसिक सा अंतर है, समझ लीजिए। लग्न से हम किस चीज का विचार करते हैं, सौभाग्य का, और नाइन्थ से हम किस चीज का विचार करते हैं, भाग्य का। नाइन्थ हाउस जो है ये सिर्फ भाग्य है, और लगन क्या है, सौभाग्य है, इसका 100 टाइम्स है। नाइन्थ हाउस विल वर्क और will give good results only if लग्न is strong। नामा भाव तभी हमें दे पाएगा कुछ भी जब हमारा लग्न मजबूत होगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक भाग्य है, इसमें तो 100 भाग्य है। इसीलिए किसी की कुंडली में लग्न की महत्ता बहुत अधिक होती है। तो ऐसे व्यक्ति का सौभाग्य किसके अधीन हो गया, जब द्वितीय भाव में लग्नेश गया। धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के प्रति अच्छा, जी आप लोग कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे जिसको कर्म अलाइनमेंट करके खूब लिखते हैं लोग, कर्मों को सुधारना।
तो अगर लगन का स्वामी द्वितीय भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंबी जनों के साथ, द्वितीय भाव से वाणी है, वाणी का अच्छा प्रयोग करेगा तो उसके सौभाग्य की वृद्धि होगी। अगर लग्नेश तृतीय भाव में गया तो तृतीय भाव किसका है? छोटे भाई का। तो ऐसे व्यक्ति का जो सौभाग्य है वह छोटे भाई के भाग्य पे निर्भर है। छोटे भाई से लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे तो ये काम नहीं करेगा, या जितना करना चाहिए उतना नहीं रिजल्ट पाएंगे। तो छोटे भाई के अधीन। चतुर्थ भाव में गया है तो आपका शरीर, मन, आत्मा ये सब मिला के क्या होता है? कुल मिला के लग्न मतलब हम ही हैं। हम ही अपने जो है माता के अधीन है। अगर कोई पॉलिटिशियन है उसका लग्नेश चतुर्थ भाव में हो, चतुर्थ भाव से हम पब्लिक भी देखते हैं, जनता का भाव है। अगर लग्नेश किसी पॉलिटिशियन का चतुर्थ भाव में गया है तो यानी उसका शरीर, सौभाग्य सब किसके अधीन है? पब्लिक के अधीन है। यानी ऐसा व्यक्ति पब्लिक के अधीन रहता है, उसकी सेवा करता है, वह एक अच्छा जो है पब्लिक जो है लीडर होता है। लोगों के बारे में जमीन से जो, जिससे क्या चतुर्थ भाव से जमीन देखते हैं, बेस देखते हैं किसी भी चीज का, तो वह जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है, पब्लिक के बीच का नेता होता है। आजकल तो देखते हैं आप बहुत सारे नेता हैं वो ट्यूटर वाले नेता हैं, सिर्फ जमीन वाले हैं ही नहीं है। उनको ये ही नहीं पता है कि आम पब्लिक जो भारत की है वह ट्विटर पे है ही नहीं है। जिसको वोट देना है उसमें से 95% ट्विटर पे है ही नहीं, ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं कहीं बैठ के किसी को हटाने के लिए। और पता चलता है कि जिसके वोट के लिए कर रहे हैं उसी को नहीं पता है, क्योंकि वह वोटर जो है अपने काम में बिजी है, खेत खलिहान में बिजी है। तो जिसका लग्नेश यहाँ आएगा वह जनता की नब्ज पकड़ना जानेगा, या इसी का अपोजिट भी चलेगा। चौथे भाव का स्वामी अगर लगन में जाएगा तो भी वही होगा। लग्नेश अगर धन भाव में जा रहा है, जो हो रहा है वही अगर धनेश लगन में आएगा तो भी होगा। हमारे और आपके बीच अच्छा संबंध रहेगा कब? जब हम आपके अनुकूल हो जाएं, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, या आप हमारे अनुकूल हो जाएं। तो यही स्थिति यहाँ होती है। लगन का स्वामी पंचम में गया है तो पुत्र उत्पत्ति के बाद व्यक्ति का विशेष सौभाग्य जागृत होता है, क्योंकि पुत्र तो देर से उत्पन्न होगा ना। जो भी अच्छा बुरा आपको मिल रहा है उसमें पुत्र प्राप्ति के बाद परिवर्तन आएगा। इसका स्वामी छठे में गया लगन का स्वामी, तो छठे से हम रोग ऋण शत्रु देखते हैं। ऋण भी परेशान करेगा, रोग भी परेशान करेगा, शत्रु भी परेशान करेगा, क्योंकि ये छठा भाव यही है। छठे भाव का स्वामी लगन में गया तो भी यही होगा। अच्छा, कोई भी जब नियम बताया जाएगा ना उसको 100% नहीं मानेंगे कि 100 की 100 कुंडलियों पर लागू होगा। यही लग्नेश जो छठे भाव में आया है, अगर यही शुभ कर्तरी में हो गया, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो गया, नवमांश में भी अच्छा है, तो इस छठे में जाने का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है बीमारी के नाम पे महीने 2 महीने में सर्दी जुकाम हो करके खत्म हो जाए, हर महीने 2-4 बार बुखार होके खत्म हो जाए। तो जब इतना छोटा इफेक्ट रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा आज के समय में। वहीं अगर वो पीड़ित है तब इसका असर ज्यादा दिखेगा। लगन का स्वामी सप्तम भाव में गया है, लगन मतलब आप हैं, सप्तम भाव आपका जीवन साथी है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी के अधीन रहने वाला होता है। व्यक्ति पत्नी के अधीन रहे या पत्नी हो तो पति के अधीन रहे, समर्पण की भावना आ जाती है। क्रूर ग्रह होने पर वह समर्पण जो है सो नहीं कर पाता है व्यक्ति। जैसे अगर मान लीजिए यही बुध है इसका स्वामी लगन का, और सप्तम में आके बैठ गया है, यहाँ 3 नंबर की गिनती है लगन में, तो अब ये बुध शुभ ग्रह है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है ना एक्सप्रेस कर ले जाएगा अपने समर्पण को और प्रेम को। वहीं अगर वही क्रूर ग्रह है, मान लीजिए सूर्य लगन का स्वामी होकर के सप्तम में आ रहा, अब चूंकि वो क्रूर है, अग्नि तत्व है ना, तो उसे एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। समर्पण रहेगा लेकिन वो व्यक्त ही नहीं कर पाएगा, अगला व्यक्ति जान ही नहीं पाएगा। लग्नेश अष्टम भाव में गया हुआ है, ये मृत्यु का भाव है। अब ये मृत्यु का भाव समझिए या कुंडली का जो सबसे बुरा भाव है जिसमें अपयश है।
अष्टम भाव से हम अपयश देखते हैं, पतन देखते हैं, किसी बीमारी के द्वारा या किसी कांड में फंसने के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होता है वो सब इसी से देखा जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार मिस हैपनिंग्स लाइफ में होती हैं, जीवन में बुरी घटनाएं घटित होंगी। वहीं लग्नेश अगर नवम भाव में गया हुआ है तो व्यक्ति धर्मपरायण हो जाएगा। अब आप ऐसे सोच लीजिए, लग्न मतलब क्या है? सौभाग्य। सौभाग्य किसके साथ बैठ गया है? भाग्य के ही साथ बैठ गया है। सिर्फ कर्म करो, कुछ करना ही नहीं है। लग्नेश नवम भाव में आ गया तो ऐसे व्यक्ति को फल की चिंता जीवन में करनी ही नहीं है। सिर्फ वह भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश का पालन करे, मुझे कर्म करना है। सफलता तो ऐसे व्यक्ति के पीछे दौड़ के आएगी। व्यक्ति जितना एक्सपेक्ट करेगा उससे पता नहीं कितना अधिक पा जाएगा। धर्म भाव भी है, ऐसे व्यक्ति का लग्न मतलब शरीर है, आत्मा है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा धर्म कर्म के काम में लगी रहेगी। ऐसा व्यक्ति पिता का भी ख्याल रखेगा, धार्मिक होगा, धार्मिक स्थानों की यात्रा करना पसंद करेगा। वहीं अगर लगन दसम भाव में आ गया, अति उत्तम है। दसम भाव क्या है? आपका क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कर्म क्षेत्र है। शरीर ही आकर के, जैसे युद्ध क्षेत्र है, तो अगर कोई व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में गया है तो वहां क्या करेगा? स्ट्रगल करेगा, लड़ेगा। ये है युद्ध क्षेत्र, ये भी है युद्ध क्षेत्र, ये भी है युद्ध क्षेत्र। ये है कर्ज का युद्ध क्षेत्र और शत्रुओं का। अष्टम भाव है युद्ध क्षेत्र अपमान का, पतन का। 100 करोड़ बना करके एक दिन धराशायी होके 1 करोड़ के नहीं रह गए, ये पतन का। और ये जो 12वां है, लस्ट का है, भोग विलास वाला मैदान है, हॉस्पिटल है। क्योंकि भोग विलास जहां होगा वहां बीमारी आएगी ना, बीमारी आएगी तो हॉस्पिटल जाना ही है। इसलिए 12वां भाव भोग विलास लस्ट, और इसीलिए बीमारी और हॉस्पिटल। अगर इन भावों में जा रहा तो अपने नेचर के अनुसार इस वो बंदी बन गया। जिस भाव का स्वामी जिस भाव में जाता है उसका बंदी बन जाता है। अब अगर लग्नेश अष्टम में है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपमानित होने का खतरा बार बार रहेगा। बहुत सोच विचार के बोले, जरा सा भी मिस्टेक करेगा, लोग ऐसे व्यक्ति की इज्जत नहीं, वैसे व्यक्ति की हानि करने के लिए तत्पर रहेंगे। लग्नेश आ गया क्षेत्र में, कहाँ? कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में आ गया। अब ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में कर्म योगी हो जाता है। कर्म योगी होता है। एक आदमी देखो इसलिए काम करता है कि काम करूंगा तो कमाऊंगा तो खाऊंगा, काम करूंगा धन कमाऊंगा, मतलब अपनी जरूरत और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करता है। और एक आदमी सिर्फ कार्य करता है, उसे इस बात से मतलब नहीं है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं करोड़ों का व्यापार खड़ा करूंगा। अगर लग्नेश दशम में है तो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। फल अगर देखिए कहीं भी क्रिया है तो प्रतिक्रिया आएगी। काम करेगा व्यक्ति तो सफल होना ही होना है। अगर व्यक्ति यह होप ले करके काम कर रहा है कि मैं सफल ही होऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति को जब असफलता मिलेगी तो बड़ा दुख होगा। लेकिन जब व्यक्ति इसलिए काम कर रहा है कि मुझे सफल असफलता से नहीं, सिर्फ मुझे काम करना है, मुझे इसे करना है, एक बार असफल हुआ तो सोचेगा मुझे ये तो करना तो है, ये है, अब इसमें ये गड़बड़ी हुई, मेरा 20,000 50,000 नुकसान हुआ, तो व्यक्ति वहां सीखेगा हाँ इसलिए गड़बड़ हुआ। अब उस चीज को सुधार करके फिर काम, उसे काम करना है तो वो करेगा। वहीं जिसका कर्म भाव बिगड़ता है वह 1 से 2 असफलता में कार्य को ही छोड़ देता है। और जो कर्म योगी है वह 1-2 असफलता मिलने पर काम को नहीं छोड़ता है, असफलताओं को छोड़ता है और आगे बढ़ता है। अगर दसम भाव में है तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही दसम भाव का स्वामी अगर लगन में गया है तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दोनों भाव एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। चाहे आपकी शरीर कर्म क्षेत्र में पड़ जाए या कर्म क्षेत्र ही आके आपके, इससे मस्तिष्क भी तो देखते हैं लगन से, ब्रेन देखते हैं, बुद्धि, बुद्धि पे ही कार्य हावी है तो आप काम करेंगे जीवन भर। ऐसे व्यक्ति रिटायर हो जाएं अगर
60-62 साल की उम्र के बाद, चाहे प्राइवेट कंपनियों में हो, चाहे सरकारी, रिटायर हो जाएं, लेकिन वो बैठेंगे नहीं। कुछ ना कुछ तो उनको करना ही है, क्योंकि वो निरंतर कर्मशील रहने के लिए पैदा ही हुए हैं। ऐसे यहाँ आ गया एकादश भाव में, लग्नेश एकादश में हो या एकादशेश लगन में हो, तो अच्छा कॉम्बिनेशन है आज के परिप्रेक्ष्य से। लेकिन इसमें एक बुराई भी है। अगर लग्नेश एकादशेश 10 में आता है, व्यक्ति की इच्छाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। व्यक्ति की इच्छाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, डेवलप करना चाहता है। कितनी जल्दी मैं डेवलप हो जाऊं, इस बात पे उसका ध्यान ज्यादा जाता है। कितना लाभ कमा लूं, इस पे ध्यान रहता है। वहीं अगर हम इसी का उल्टा करें, अगर लग्नेश दशम में है, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, कितना अधिक काम कर लूं, कितना अधिक काम कर लूं, कितना अधिक जो है, मैं एक कंपनी से 2 कंपनी 3 कंपनी कर लूं, या एक लोगों का साथ है तो 1 से 2 हो जाऊं, 3 लोगों का साथ, इस पे ध्यान देगा। वहीं जब ये लाभ में जाएगा, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, 10 से कैसे 15 कर लूं, 15 से 20 रुपए कैसे कर लूं, 20 से 25। ये काम के बजाय लाभ पे ध्यान देगा, और ये काम पे ध्यान देगा। अब इसमें अगर ग्रह स्थिति अच्छी है, तो व्यक्ति की इच्छाएं अभिलाषाएं पूरी होती रहती हैं, लेकिन एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा तुरंत जन्म भी लेती रहती है। लग्नेश 12th हाउस में चला जाए, जीवन में कई बार व्यक्ति बड़े मैटर में हॉस्पिटलाइज हो सकता है। अब वो लग्नेश 12वें में गया है, तो राशि कौन सी है, नीच का हुआ है, अस्त हुआ है, वक्री है, कि मित्र राशि पा गया है, शुभ ग्रह के साथ है, इस पे भी निर्भर करेगा। चाहे ग्रह 6वें 8वें 12वें में हो या कहीं भी हो, नीच का ही क्यों ना हो, शुभ ग्रह का साथ होना, शुभ ग्रह की दृष्टि में होना, शुभ ग्रह की राशि में होना, ये सब उस ग्रह को पॉजिटिव बनाएगा, ग्रह चाहे जिस भाव में हो। अच्छा, मान लीजिए शुक्र यही पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, 6ठे में है। अब ये शुक्र भले ही शुभ ग्रह है, अगर एक शुभ ग्रह को दूसरे शुभ ग्रह का साथ या दृष्टि मिलती है, तो उसे भी बल मिलता है। इसीलिए आप ज्यादातर कुंडलियों में देखेंगे, जब राहु और गुरु की युति होती है, तो राहु की महादशा अच्छी चली जाती है, गुरु में व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, काहे ऐसा हो रहा, क्यों हो रहा है। ये सूत्र ये बताता है कि जिसका साथ मिलेगा, उसका रंग चढ़ेगा। अब आप जरा बताइए, यहाँ चतुर्थ भाव में राहु के साथ कौन है, गुरु है, तो राहु पे रंग किसका चढ़ेगा, गुरु का। तो इसीलिए राहु क्या हो जाएगा, शुभ। और गुरु किसके साथ है, गुरु गुरु के साथ थोड़े है। जैसे राहु गुरु के साथ है, वैसे गुरु भी तो राहु के साथ है। गुरु को किसका साथ मिला है, राहु का। तो ये राहु अपना रंग इस पे चढ़ाएगा, और गुरु अपना रंग राहु पे, इसलिए राहु शुभ हो जाता है अधिकतर मामलों में, और गुरु बिगड़ जाता है। तो अगर लग्नेश 12 में है, तो जीवन में कई बार हॉस्पिटल जाने का अवसर आ सकता है, या जेल जाने का भी अवसर आ सकता है। 12वां भाव जेल भी होता है, हॉस्पिटल या जेल मिलेगा। अब वहां पे अगर क्रूर ग्रह भी बैठे हुए हैं ज्यादा, अष्टम भाव भी देख लेना चाहिए जेल देखने के लिए, क्योंकि 12वें भाव की पत्नी, या 12वें भाव का सप्तम भाव कौन सा है, 6ठा भाव। किसी भी इंसान को आप देखेंगे, तो उसके व्यक्तित्व को पूरा समझने के लिए उसके जीवन साथी का भी अगर आपको अनुमान पता चल जाए, तो आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, क्योंकि वह व्यक्ति बाहर से और सामाजिक रूप से कैसा है, यह तो उससे आप जान लेंगे। लेकिन जब आप उसके जीवन साथी के साथ में उसे देख लेंगे, उसके जीवन साथी का भी एनालिसिस कर लेंगे, तो उसकी आप पारिवारिक जिंदगी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भाव के सम्मुख, यानी उसका सप्तम जो है, आधी बातें छिपा के रखता है। तो अगर द्वादश पीड़ित है और खष्टम में भी दुर्योग है, तो जेल का योग बन जाएगा, क्योंकि ये इसका जो है
छठा भाव 12th भाव का लाइफ पार्टनर है और 12th भाव छठे का है। तो लाइफ पार्टनर को भी तो देखेंगे, जैसे ये लगन है तो लगन का लाइफ पार्टनर सप्तम है, ऐसे हर भाव का दूसरा भाव लाइफ पार्टनर है। अगर किसी का भाग्य भाव बहुत ही मजबूत हो, नवम भाव, लेकिन तृतीय भाव कमजोर होगा ना, तो ये पूरा साथ नहीं देगा, इसमें दिखावापन अधिक रहेगा। व्यक्ति सो करेगा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सुखी हूँ, संपन्न हूँ, लेकिन तृतीय भाव कमजोर है तो वो उस हिसाब से सुखी प्रसन्न नहीं है। एक पर्दा लगा करके अपने घर की स्थिति को ढके हुए, बाहर का पर्दा बहुत सुंदर है, अंदर सब कुछ टूटा फूटा है। दूसरा कारण, ऐसे लॉजिक समझिए, नवम भाव हमारा भाग्य है ना, और तृतीय भाव क्या है? परिश्रम। एकदम चरित्रार्थ होती है शास्त्र की बात। लोग कहते हैं ना कि परिश्रम करो, मेहनत करो, अच्छी चीज है, हर जगह लिखा है, पढ़ा गया है। तो जग अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि इसका सप्तम क्या है? भाग्य। यानी भाग्य का निर्माण परिश्रम से होगा। परिश्रम करेंगे तो क्या मिल जाएगा? भाग्य सुधर जाएगा। और अगर भाग्य के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए, भाग्य का सप्तम भाव कौन सा होगा? तृतीय। भाग्य बनाना है तो क्या करिए? परिश्रम करिए। इसी प्रकार से अगर 12th आपको पीड़ित है, जेल का योग देखना है तो छठा भी देख लीजिए। ये भी पीड़ित होगा तो जेल, हॉस्पिटल उतना ही प्रबल योग बन जाएगा। लग्नेश के 12th में होने से व्यक्ति के जन्म स्थान से बाहर जाने की संभावनाएं भी रहती हैं, ज्यादा रहती हैं। विदेश का कोई क्वेश्चन आपसे करता है कि मैं बाहर जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, सेटलमेंट रहेगा कि नहीं, लग्नेश अगर 12th में है तो विदेश का योग है। अगर व्यक्ति के कुंडली में कुछ ऐसा योग हो जिससे ये बनता हो कि व्यक्ति मातृभूमि की सेवा करेगा, माता पिता के साथ रहेगा, तो व्यक्ति जन्म स्थान छोड़ के इंडिया में ही कहीं दूसरी जगह जा सकता है, अगर उसके माता पिता इंडिया में ही हैं। क्योंकि एक ही योग सब नहीं निर्धारित करेगा। मान लीजिए किसी की कुंडली का लग्नेश 12वें में गया है और साथ ही साथ उसकी कुंडली में धार्मिक स्थलों की यात्रा का भी योग है, नवम भाव ऐसा योग बना रहा है। तो अब व्यक्ति अगर विदेश जाएगा, इंडियन कल्चर का, अपने कल्चर का है, किसी भी कल्चर का है, किसी भी धर्म का हो, अगर वह दूसरे धर्म और कल्चर में चला जाएगा तो उसकी कुंडली का यह धार्मिक यात्रा योग विफल होने लगेगा। तो यह योग अपना काम करेगा और यह योग कहेगा चलो भैया विदेश नहीं जाते हैं, कलकत्ता छोड़ के बेंगलोर हो जाते हैं। या फिर व्यक्ति विदेश जाएगा तो परमानेंट के लिए नहीं जाएगा, वापस आएगा। तो ऐसे हर भाव का स्वामी किस भाव में गया है, इस पे फल निर्भर करता है, यही सूत्र था। लग्नेश के सभी भावों में मैंने बता दिया, मैं बारी बारी से ऐसे सब कवर कर लेता हूँ ताकि यह सूत्र पूरा हो जाए। नहीं तो आप लोगों में से बहुत से लोगों को डाउट्स भी आएंगे, अगर द्वितीय भाव का स्वामी जाए तब। बुद्धि विवेक से आपको और भी परखना है इसको। ये तो मैं सिर्फ क्लू दे रहा हूँ कि भाव का स्वामी जहां जाएगा उसी के अधीन उसका फल हो जाएगा। लगन का आपने द्वितीय में देख लिया, लग्नेश द्वितीय भाव में जाएगा तो जो फल होगा वही फल द्वितीय का लग्नेश में आने से हो जाएगा। अब हम बात किस पे कर सकते हैं? द्वितीय भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में होना। किसी भाव का स्वामी अगर किसी भाव में ही है तो उसका फल तो अच्छा है, बहुत बार बताया जा चुका है। भावेश अगर भाव में ही है तो उसमें कुछ सोचना नहीं है, स्वराशि का ग्रह अच्छा ही होता है। अगर वो छठे में है स्वराशि, 8वें में है, 12वें में है तो भी अच्छा है। अगर वह स्वराशि का ना होता 12वें भाव में तो कुछ ज्यादा ही बुरा होता। स्वराशि का हो करके बुरा नहीं है। द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ गया, अब क्या होगा? तृतीय भाव छोटा भाई का है और ये धन है, तो आपके धन का उपभोग कौन करेगा? छोटे भाई को आपके धन का सुख मिलेगा। धन और परिश्रम की का मेल है, तो थर्ड हाउस परिश्रम है। फिजिकल जो हम परिश्रम करते हैं वो थर्ड हाउस ही है। थर्ड हाउस हमारे एक्टिविटीज को दर्शाता है, हम कितने क्रियाशील हैं। अगर किसी का थर्ड हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित होगा तो ऐसा व्यक्ति जब भी शारीरिक श्रम करेगा तो बीमार हो जाएगा।
व्यक्ति कितना स्ट्रगल कर सकता है, ये थर्ड हाउस पे है। तो धन का स्वामी कहाँ गया है, परिश्रम में। व्यक्ति जितना परिश्रम करेगा उतना धन पाएगा। व्यक्ति के धन का उपभोग कौन करेगा, उसके छोटे भाई करेंगे। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है, यह भी याद रखिएगा। पत्रकारिता का यही है सब भाव। डाक विभाग हो गया, और ये जो हो गया कम्युनिकेशन, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब विभाग यही है, थर्ड हाउस ही है। तो ऐसा व्यक्ति अगर द्वितीय भाव का स्वामी थर्ड हाउस में गया है और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, तो ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा कर लेगा, वाणी अच्छी बोल लेगा। अच्छी वाणी से धन कमाने की तकनीक उसके पास रहेगी। सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में गया है, चौथे भाव में गया है। फोर्थ हाउस किसका है, माता का। ऐसे व्यक्ति का धन माता के भाग्य पे अधीन है। यहाँ पर भाई, छोटे भाई के भाग्य के अधीन था तीसरे भाव में, यहाँ माता के भाग्य पे अधीन है। जिसके अधीन हुआ है, जब उसका अपमान करेंगे तो उस चीज की वृद्धि नहीं होगी। यह मेन पॉइंट तो यही है, नोट करिएगा। किसी का लग्ने सप्तम भाव में गया हो और वह अपने जीवन साथी को बेलन से मारती हो, तो उनका भाग्य कैसे जगेगा। मतलब इसी का अपोजिट भी सोचिए, अगर पुरुष ही है ऐसा और अपनी पत्नी का नहीं ख्याल रखेगा ना, तो वो सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि उसको जो शारीरिक सुख मिलना है, शांति मिलनी है, वो उसके लगन से मिलनी है। ऐसे अगर चतुर्थ भाव में हमारा धन भाव का स्वामी आया है और आपने अपनी माता को कभी एक साड़ी तक गिफ्ट नहीं की है, और आप सोचते हैं कि आपको आर्थिक परेशानी है, तो रहेगी। कर्मा अलाइनमेंट यही है, फुल कोर्स आज आपको मैं कर्मा अलाइनमेंट का भी सिखा दे रहा हूँ, जिसपे लंबे लंबे कार्यक्रम बनते हैं, सारा यही है। अगर धनेश चतुर्थ भाव में है तो क्या है, चतुर्थ भाव क्या है हमारा, चतुर्थ भाव एक जान लीजिए कुंडली का जलीय स्थान होता है। नदी, कुआं, ये सब चतुर्थ हाउस से ही देखा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने धन का एक दो सिक्का किसी नदी में डाल देगा, तो दोनों भावों का अलाइनमेंट हो जाएगा, दोनों भावों का संबंध हो जाएगा, धन की वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि धन का स्वामी चतुर्थ में है और आप चतुर्थ को धन दे ही नहीं रहे हैं, तो चतुर्थ उससे मुंह फुला के, नाक फुला के बैठा रहेगा। दो सिक्का नदी में कहीं गए, स्नान किए, दो सिक्का डाल दिए, चतुर्थ खुश हो गया तो धन की वृद्धि कर दिया। माता को कुछ गिफ्ट उपहार दे दिए, माता जैसे मुस्कुराई, धन का जो है, जो भी धन योग आपकी कुंडली में होगा वो मिलेगा उतना ही। जितना बनाया होगा भगवान ने, आपके बैग की लंबाई चौड़ाई मिलेगी उतनी ही। अंतर क्या है, जब हम ये सारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, तो अगर हमारे पास 1 लीटर का गिलास है, तो 1 लीटर पूरा हमें मिल जाता है। और अगर हम ये सब नहीं ख्याल रखते हैं छोटी बातों का, तो 1 लीटर के गिलास में हमारे पड़ता कितना है, आधा लीटर, 1 पाव, 800 ml, ऐसा कुछ हो जाएगा। जो भी भाग्य है, वो भाग्य का जो निर्धारण है वो पूरा मिल जाए, इन सब चीजों से मिल जाता है। फोर्थ हाउस होता है पब्लिक हाउस का, कभी कभी कुछ निस्वार्थ भाव से पब्लिक को भी दे दीजिए, तो ऐसे व्यक्ति का धन पब्लिक के अधीन, माता के अधीन। पॉलिटिशियन की कुंडली में अगर यह योग होगा तो क्या हो जाएगा, पॉलिटिशियन अपना धन पब्लिक पे खर्चा करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाए, फिफ्थ हाउस संतान का है, तो संतान उत्पत्ति के बाद में आपका यह भाग्य जागृत होगा। अच्छा, भाव के जागृति को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, जिसको हम बोलते हैं भाव का एक्टिवेट होना। कुंडली का कोई भी भाव ऑल ऑफ सडन नहीं एक्टिवेट होता है। सुभाष चंद्र जी, कैमरा घुमा के उधर आप चले गए। देखिए, मान लिया दूसरे भाव का स्वामी पंचम भाव में है, जब संतान व्यक्ति को प्राप्त होगी, तब उस समय यह द्वितीय भाव कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। 100% हो जाएगा ये नहीं जरूरी है, क्योंकि द्वितीय भाव में जो आके ग्रह बैठा होगा, कोई ग्रह आके द्वितीय भाव में बैठा होगा, द्वितीय भाव का स्वामी कहीं गया होगा, द्वितीय भाव पर किसी की दृष्टि होगी, तो हमारे जीवन में जैसे जैसे दशाएं बढ़ती हैं, बारी बारी से एक एक चीजें एक्टिवेट होती हैं।
किसी समय में द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में आया है, संतान हो गया, तो इस द्वितीय भाव के स्वामी के पंचम में जाने से जितना एक्टिवेट होना था वो हो गया। अब दूसरा, द्वितीय भाव में कर्म भाव का स्वामी भी आके बैठा है, तो कर्म भाव का स्वामी भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव देगा इसको एक्टिवेट करने में, क्योंकि ये भी तो यहीं बैठा है। ये स्वामी था, एक एक इसमें बैठा है, तो जब ये भी जिस हिसाब से समय आएगा तो ये भी एक्टिवेट करेगा। उसके बाद अगर इस पे किसी ग्रह की दृष्टि है द्वितीय भाव पे, वो भी। लोग पूछते हैं भाग्योदय कब होगा? भाग्योदय कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक समय आएगा बस जो है, जैसे दीपावली का बम फटता है वैसे भाग्य आपका फट जाएगा और बरसने लगेगा रुपया। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, जैसे कि मान लीजिए जैसे शुरू में मैंने ज्योतिष सीखने का काम शुरू किया, ज्योतिष को में मैंने अपना रुझान बनाया, उस समय ही मेरा भाग्य किसी ग्रह ने एक्टिवेट कर दिया कि भविष्य में मुझे इसी में ही सफलता मिलनी है। लेकिन जिस समय एक्टिवेट हुआ था, उसी समय से तो मैं इतना पॉपुलर नहीं था, नॉलेज भी इतनी नहीं थी, न मान था इतना, न पैसा था। लेकिन वो जो ग्रह आया जिसने इस क्षेत्र में मुझे ला दिया, उस समय उसने अपना योगदान किया। फिर कोई दूसरा भी ग्रह आया होगा, उसने धन को एक्टिवेट किया होगा, फिर किसी ने पॉपुलैरिटी एक्टिवेट की ना। तो ऐसे धीरे धीरे किसी भी भाव या भाग्योदय का एक सिलसिला चलता है, कभी भी सडन नहीं होगा। और जो ज्योतिष नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो इसको मैजिकल साइंस समझते हैं ना, जब वो आपसे कुंडली दिखाएंगे तो आपसे मैजिक की ही उम्मीद करेंगे। अगर वो आपसे पूछेंगे मेरा भाग्योदय कब होगा, तो आप उनको इस तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से नहीं समझा सकते। उनको ये चीज ना तो सुनना है और ना ही समझ पाएंगे। और अगर उनसे आपने कह दिया आपका भाग्योदय 36 वर्ष में होगा, यही वो सुनना चाहते हैं। क्या वो 35 वर्ष और जब 11 महीने के हैं, 35 वर्ष 11 महीना पूरा हुआ, 36 वर्ष लगा, 35 वर्ष 11 महीने तक ये जो रहे होंगे, क्या जैसे ही ये 35 साल से 36 हुए, 11 महीना पूरा हुआ, तुरंत हेलोजन लाइट की तरह इनका भाग्य जगमगा उठेगा? ऐसा होता है? तो ये सवाल बहुत सही नहीं है कि मेरा भाग्योदय कब होगा। भाग्योदय जीवन भर होता है और दुर्भाग्य भी जीवन भर आता है। अब दोनों में से क्या हिस्सा आप में है वो व्यक्ति को मिलेगा, ऑल ऑफ सडन नहीं होगा। तो संतान उत्पत्ति के बाद में धन भाव एक्टिवेट हो गया। ये बुद्धि का भाव है, पंचम भाव नीति का है। विदुर जी जो थे वो नीतिज्ञ थे। जिसका धन भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आया है, ऐसे व्यक्ति का धन योजना बनाने पे व्यय हो तो बहुत अच्छी योजनाएं बनती हैं। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम में आया है, तो पंचम भाव शेयर सट्टा का भी होता है। शेयर सट्टा से लाभ का योग हो गया, यही योग इसमें भी होगा। अगर पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाएगा तो भी रिपीट वही चलेगा, जो इधर है तीर वही उधर भी जाएगा। द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में आ गया। छठा भाव क्या है? कर्ज का। ऐसे व्यक्ति को कर्ज का योग बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को का धन रोग में व्यय हो सकता है। छठा भाव चोरी का भी है। ऐसे व्यक्ति की जीवन में धन की चोरी भी हो सकती है, कर्जा भी रहेगा। कर्जे भी कई प्रकार के होते हैं। इस अभी के समय में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं होगा जिसके ऊपर कर्जा ना हो, होगा ना? जिसने भी 10-20 करोड़ 100 करोड़ की कंपनी बनाई या कारोबार किया, उसके ऊपर है। और जो उसके ऊपर के उद्योगपति हैं उनके ऊपर तो बहुत सारे कर्जे हैं। जब कुंडली में राजयोग होते हैं तो व्यक्ति का कर्जा व्यक्ति को तकलीफ नहीं देता है, कर्जा उस व्यक्ति को पैसा बना के देता है। वहीं जब कुंडली में राजयोग नहीं होता है ना, तो कर्जा जी का जंजाल बनता है। कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कर्जा है और वो उससे पीड़ित है। वहीं कुछ आदमी ऐसे भी आएंगे जिनके ऊपर
बहुत बड़ा कर्जा है लेकिन वो बिल्कुल पीड़ित नहीं है, खुश हैं और कर्जा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको उससे व्यापार करना है। तो ये अंतर कहाँ से पता चलता है? कुंडली के धन योग और राजयोग से। अगर धन योग राजयोग नहीं है और व्यक्ति का द्वितीय का स्वामी छठे में है, तो व्यक्ति किसी ऐसे कर्जे से पीड़ित होगा जो जिससे व्यक्ति धन नहीं कमा रहा है। पैसा लिया होगा, धन कमाने के लिए नहीं लगा पाया, लगाया होगा तो डूब गया होगा। तो ये धन भाव का स्वामी अगर छठे में आके फंस रहा है, तो इसी प्रकार से अगर छठे भाव का स्वामी धन भाव में भी जाएगा तो भी यही स्थिति है। धन भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में आ गया, सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है, हमारा धन जीवन साथी के भाग्य के अधीन है। तो जिनका द्वितीय सप्तम में गया है वो आज से अपने जीवन साथी के प्रति ज्यादा प्रेम और स्नेह दिखाएं, भले ही झूठा सही। वो गाना है ना, तो इसमें क्या है, द मच रिस्पेक्ट यू गिव योर लाइफ पार्टनर द मच यू फील बेटर इन योर वेल्थ। अच्छा, सप्तम भाव हमारा किसका है? इज द हाउस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का है। सप्तम भाव जो है ये दसम भाव से दसम भी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में अपना पैसा लगाए व्यापार के लिए तो अच्छा होता है। द्वितीय भाव धन भाव है और सातवां भाव पार्टनरशिप भाव है। कुछ ना करिए, सिर्फ अपने पत्नी को या अपने पति को, अगर पत्नी व्यवसाय कर रही है तो पति का नाम पार्टनर में सिर्फ नाम डाल दीजिए। अभी एक लोग अभी 2 दिन पहले आए थे, उनकी फर्म उनके पत्नी के नाम से है। उनकी पत्नी की कुंडली में 10th हाउस अच्छा है। 10th हाउस अच्छा है यानी कि व्यापार अच्छा है, लेकिन धन भाव उनकी कुंडली में पीड़ित है। धन भाव पीड़ित है। तो हुआ क्या, उनके हस्बैंड का धन भाव अच्छा है, पत्नी का कर्म अच्छा है, पति का धन भाव अच्छा है, लेकिन पति जो है उस बिजनेस में पार्टनर नहीं है, यानी कागज में नाम नहीं है, अकाउंट भी में भी ज्वाइंट खाता नहीं है। काम बहुत अच्छा चलता है, उनकी बात ही यही थी, बहुत काम चलता है, खूब अच्छा कपड़ा बिक जाता है, बहुत अच्छे पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन बचता नहीं है लास्ट में 1 रुपया भी। और मैं 1-1.5 करोड़, अनुराग जी बोलिए नहीं, दरवाजा बंद कर दीजिए। कोई भी हो, मैं किसी से नहीं बात करूंगा। कोई बहुत बड़ा अधिकारी अधिकारी होगा तो बात करा दीजिएगा। सांसद जी हूँ तो बाद में भी बात कर सकते हैं। तो उनको मैंने क्या सलाह दिया। अच्छा, एक चीज और है, ये सांसद और विधायक जी 5 साल में आते जाते रहेंगे, लेकिन जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े वो 5 साल के लिए नहीं होते हैं। इसलिए अधिकारियों से संबंध बनाना फायदेमंद रहता है। तो क्या है, उनकी कुंडली में धन मजबूत था, तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप भी उस पार्टनरशिप में शामिल हो जाइए और खाते में ज्वाइंट में शामिल होइए। अभी जल्दी की ही बात है, 2-3 दिन पहले की, और ऐसा सलाह मैंने बहुत से लोगों को दिया है और फिर उनको लाभ भी हुआ है। तो ऐसे देखा जाता है, कुछ मिला के देखना चाहिए। अगर धन भाव का स्वामी सप्तम में है तो पार्टनरशिप में पैसा लगाने से लाभ होता है व्यक्ति को। जीवन साथी के अकाउंट में पैसा रखेंगे तो ऐसा पैसा बचेगा भी ज्यादा। धन भाव का स्वामी कहाँ आया? सप्तम में। तो अपने लाइफ पार्टनर के अकाउंट में पैसा रखिए, बचेगा। धन भाव का स्वामी अगर 8वें घर में आया हुआ है, 8वां घर किसका है? पतन का। ये गड्ढा है। ये कुंडली का सबसे गहरा स्थान यही है। अष्टम भाव सबसे गहरा स्थान है, सबसे रहस्यमयी वही होता है जो सबसे गहरा होगा, जहां अंधेरा होगा। रहस्य कहते हैं ना, अष्टम भाव सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अंधकार है, यहाँ पे ना तो आप पूरा साफ देख सकते हैं ना पूरा धुंधला। कभी साफ है कभी धुंधला, वो गोधूली वाला जो समय होता है सूर्यास्त और रात के बीच का, वैसा है। सांप है कि रस्सी, ये अंतर नहीं पता चल पाता, इसीलिए यह रहस्यमयी भाव है। और रहस्य अभी 2 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो ऊपर से देखेंगे दिखेगा, 4 फीट का खोदेंगे तो दिखेगा थोड़ा कम हो जाएगा।
जितना गहरा स्थान होगा उतना ही दिखेगा, नहीं तो वो चीज रहस्यमयी हो ही गई, तो ये रहस्यमयी भाव गड्ढे में आके फंस जाता है। भले ही अगर द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में आया है तो उसकी दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पे, यहाँ से द्वितीय भाव को देखेगा, लेकिन ये दृष्टि काम नहीं करती है। बहुत मामूली सा सिर्फ देखने के लिए काम करेगी, बल नहीं दे पाएगी। गौरव जी एक चेयर पे बैठे हुए हैं और सामने देख रहे हैं तो उनको दिखाई दे रहा है। अब गौरव जी अपनी चेयर जो है 6 फीट नीचे गड्ढा खोद लें, उसमें ले जा करके बैठ के फिर अपने घर को देखें। अपने बाहर ही दरवाजे पे ही, जिसको दुआरा बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, अपने घर के दरवाजे के बाहर जो इनका प्लेस है, गड्ढा खोद लें 6 फीट और उसी में कुर्सी लगा के बैठ जाएं, तो क्या घर दिखेगा? दिखेगा तो वही ऊपर का थोड़ा बहुत छत वगैरह दिखेगा। तो यहाँ से देखने पर सिर्फ भाव दिख जाता, हाँ ये मेरा घर है, यही सिर्फ दिखता है। उस घर में है क्या, चल क्या रहा है, ये नहीं दिखता। इसीलिए दृष्टि काम नहीं कर पाती है। ये बहुत बड़ा आपको एक आज सूत्र पता चला होगा, क्योंकि यह सत्य भी है, जब द्वितीय का स्वामी अष्टम में आता है तो धन से पीड़ित करता है। वही लॉजिक ये भी बनता है, यहाँ आया तो कम से कम दृष्टि वाली लाभ मिलनी चाहिए। इसीलिए देखिए 8वां भाव बताने के पहले हमने चश्मा लगा लिया, पहले हम चश्मा नहीं लगाए थे। रहस्यमयी भाव है ना, हम तो दिख नहीं रहे हैं आप लोगों को, स्क्रीन दिख रहा है। तो यहाँ अच्छा किसी भी प्रकार से नहीं है, तो करना क्या चाहिए? अगर ये गहरा स्थान है तो गहरे स्थान वाली जगहों पे हमें अपना धन व्यय करना है। रहस्यमयी चीजों पे कुछ अपना धन लगाना चाहिए। कुछ ऐसा करिए जहां से आपकी गतिविधि गड्ढे से शुरू हो, यानी पेड़ लगाना, पौधा लगाना। नोट करिए इस चीज को। द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम में हो तो गड्ढा खोदिए, पेड़ लगाइए, क्योंकि उसमें गड्ढा खोदने का काम होगा। दूसरा, पेड़ कौन सा लगाना चाहिए? द्वितीय भाव का जो स्वामी है उससे संबंधित वृक्ष लगाना चाहिए। द्वितीय भाव का स्वामी जो है उससे संबंधित वृक्ष, आप लोग जब नोट्स में जाएंगे, फोल्डर में नोट्स वाले, तो वहां पे मैंने ग्रह और उनके वृक्षों के बारे में बताया है। अब गड्ढा जब खोद के आप वृक्ष लगाए तो उसकी जड़ तो जमीन के नीचे ही तो है। भले ही छोटा गड्ढा है तो उसको छोटे गड्ढे की जरूरत है, गड्ढा तो छोटा ही है। वहां से वृक्ष ऊपर निकल करके आएगा। तो यही लॉजिक है इसमें कि वृक्ष लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अष्टम भाव से काले जीव जंतुओं का भी विचार होगा। अष्टम भाव काला है, जितना गहरा होगा उतना अंधेरा। अब बल्ब, गौरव जी ये मत कहिएगा कि अगर हम बल्ब जला दें, तब तो बल्ब जलाने के लिए ही तो पेड़ लगाना मैंने बताया। अगर आप पेड़ लगा दिए तो बल्ब जलाना हो गया। हाँ, वृक्ष लगाना है। वृक्ष लगाएंगे तो द्वितीय भाव एक्टिवेट। हाँ, जंतु के बारे में बोल रहे थे, काले जीव जंतुओं का होता है 8वां घर। तो काले जीव जंतुओं पे अपना कुछ धन व्यय कर दीजिए। काली गाय को कुछ खिला दीजिए। क्या खिलाएंगे? जो द्वितीय भाव का स्वामी हो उससे संबंधित मिठाई या उसके रंग वाली मिठाई। अब मान लीजिए मंगल है तो मंगल का रंग लाल है, तो काले जीव जंतु को लाल रंग का लड्डू खिला दीजिए, गाजर खिला दीजिए। सूर्य में भी यही चलेगा, गुड़ खिला दीजिए, गुड़ का दान कर दीजिए, ऐसे कुछ। चंद्रमा है तो सफेद वस्तु हो जाएगा, काले जीव जंतुओं को सफेद वस्तु देना है। तब कहीं ढूंढिए काला ब्राह्मण मिल जाए तो उसको दही खिला दीजिए सफेद। काले ब्राह्मणों की बड़ी महत्ता है, काले ब्राह्मणों का आशीर्वाद ज्यादा लगता है, गोरे ब्राह्मणों का नहीं उतना फलीभूत होता। हम तो गोरे हैं, हमको भी थोड़ा सा उतना ज्यादा गोरे नहीं है, है ना। तो अगर द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में गया, अच्छा है, भाग्य में आकर के बैठा हुआ है,
भाग्य आपके धन की आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। पिता का भाव होता है। धन आपको किसके ऊपर खर्चा करना है? पिताजी के ऊपर। अच्छा, नवम भाव से हम फादर देखते हैं, और बायोलॉजिकल फादर, जिनके शरीर का हम अंश हैं, वही बायोलॉजिकल है। और ये जो होता है 10th हाउस, पहले के जैसे ऐसी भी स्थिति जीवन में कई बार होती है कि एक ही स्त्री के 2 विवाह हुए हों। तो स्त्री का जो पति है, यानी हो सकता है जातक उसका पुत्र हो या सौतेली माता हो। उस केस में क्या है, स्त्री के पति यानी माता के पति को देखने के लिए आप 10th हाउस देखेंगे। पॉइंट अंडरस्टैंड करिएगा। अगर कोई किसी का सौतेला संतान है, तो उस केस में उसकी माता के पति के का भाव जो है उसकी कुंडली से कहाँ से देखेंगे? दसम से। या उसके सौतेले पिता के लिए हम क्या देखेंगे? 10th हाउस। क्योंकि वहां पे सौतेला पिता मतलब माता का पति, चतुर्थ से सप्तम। जब जिसके हम शरीर के अंश है उसको देखना होगा तो 9th हाउस। 10th हाउस से पिता का वैभव देखा जाता है। तो ये हो गया। अगर द्वितीय भाव का स्वामी 9th में है तो धार्मिक यात्रा करिए, धर्म कर्म करिए, मंदिर में जाइए, दान पुण्य वहाँ करिए, ये सब अच्छा है। पिता को भी लेकर के धार्मिक स्थानों पर जाइए। द्वितीय भाव का स्वामी अगर कर्म भाव में आ गया, दसम भाव में आ गया, व्यक्ति जितना मेहनत करेगा, जितना परिश्रम करेगा, उतना धन कमाएगा। क्योंकि धन कहाँ अधीन हो गया? कर्म के अधीन हो गया ना। तो इसलिए व्यक्ति उतना धन कमाएगा, यानी व्यक्ति का धन और कर्म साथ साथ चलेगा। कर्म करिए, धन लेके जाइए। ऐसे ही अगर कर्म का स्वामी धन में गया है तो भी सेम कंडीशन रहेगा। दसम भाव से हम क्या देखते हैं? पिता का यश देखते हैं, प्रसिद्धि देखते हैं। अगर किसी का द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में आता है, तो ऐसा व्यक्ति जैसे बड़ा होगा, कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेगा, सामाजिक जीवन जब जिएगा, तो उस व्यक्ति के कार्यों से उसके पिता का यश बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो दसम भाव है ये पिता से द्वितीय भाव है, इसलिए। और ये उस व्यक्ति का धन भाव है। व्यक्ति के स्वयं के धन का स्वामी पिता के धन के वाले भाव में आ गया है, तो ऐसे लोगों को समाज में लोग कहते हैं, अरे फलाने का बेटा तो बहुत कमा रहा है, फलाने का बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में होगा, तो उस व्यक्ति के काम काज से उसके पिता का भी नाम होता है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में गया हुआ हो, धन का स्वामी कहाँ है? लाभ में है। दोनों ही अच्छे भाव हैं धन के लिए। व्यक्ति धन भी कमाएगा और बचाएगा भी। यहाँ एक विशेष सूत्र समझिएगा। धन भाव का स्वामी कहाँ है? लाभ में। व्यक्ति धन से धन कमाएगा, पैसे से पैसा बनाना ऐसे व्यक्ति को आता है। द्वितीय भाव पैसा हो गया, और 11th हाउस क्या हो गया? लाभ। पैसे से लाभ निकालना ऐसे व्यक्ति को आता है, यानी उसे इन्वेस्टमेंट का तौर तरीका पता है। ऐसा व्यक्ति ब्याज से भी पैसे कमा सकता है। द्वितीय भाव, ये 11th हाउस जो है हमारे बड़े भाइयों का भी है। पैसा व्यय करिए इस पे। अच्छा, दसम भाव क्या है? दसम भाव सरकार है। दसम भाव सरकार है, हमारा बॉस है, हमारे अधिकारी हैं। उनको कुछ ना कुछ आप दान करते रहिए, कुछ ना कुछ उनके ऊपर खर्चा करते रहिए, कभी चाय वाय पिलाते रहिए, तो इन दोनों भावों का अलाइनमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर बड़े भाई से होगा। अगर द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश में गया है, तब द्वितीय भाव धन है, द्वादश भाव विदेश है, ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए विदेश जा सकता है। ऐसा व्यक्ति धन कमाने के लिए विदेश जा सकता है, पहली चीज। और द्वितीय भाव, द्वादश भाव जो है ये हॉस्पिटल का भी है, हेल्थ का व्यय। लगन से 12वां भाव है,
लगन मतलब शरीर, शरीर का व्यय मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य खराब हो उसी को तो ही शरीर का व्यय बोलेंगे, और अंत में मृत्यु। तो ऐसे व्यक्ति का पैसा हॉस्पिटल में भी जाता है, दवाओं पे जाता है। ऐसा व्यक्ति पैसा कमाने के लिए विदेश जाता है या जन्म स्थान से दूर जाता है, तो उसके लिए अच्छा रहता है। अगर यहाँ पे 12वें भाव में गया है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मामियों पर, मामी पे कुछ पैसा खर्चा करना चाहिए, उनको कुछ उपहार देना चाहिए, जिससे इस भाव का संबंध थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब अगले भाव पे चलेंगे, आज हमको लगता है यही चलेगा पूरा। तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय में जाएगा तो ये आपको क्लियर है, क्योंकि अगर द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय में आके जो रिजल्ट दिया है वही ये भी रिजल्ट देगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने जैसे बताया कोई भी भावाधिपति अगर अपने से 6, 8, 12 जाता है तो वह उस भाव के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा यही प्रश्न है, अगर सेकंड लॉर्ड आपने बताया प्राय सप्तम भाव में गया, तो जीवन साथी के अधीन तो हुआ पैसा आएगा, लेकिन उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव भी तो थॉट्स होंगे, क्योंकि वो अपने से 6 में जा रहा है। जैसे अगर सेकंड लॉर्ड मेरा 12th हाउस में गया, तो अगर 12th हाउस अच्छा है किसी जातक का, तो वह वहां जाके विदेश जाके पैसा कमा लेगा, हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस अपने से 11th में गया, अपने लाभ में गया। लेकिन अगर 12th हाउस बेकार हुआ तो हॉस्पिटल में पैसा चला जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने वो चार्ट तो है देखे। ही, मतलब वो तो बल पे ही निर्भर है। अंततः वही बताना है कि अगर भाव शुभ है तो उस भाव से संबंधित शुभ चीज में जो उसको नुकसान ना दे उससे रिजल्ट मिलेगा। बुरा है, भाव पापाक्रांत है, तो गलत चीजों में ही जाएगा। जैसा कि उदाहरण मैंने आपको दिया था कि जब 12th की जो पार्टनर है वो 6th हाउस है, उसके जी। सामने वाले भाव को 7th हाउस को देख के अगर वो 7th हाउस भी पीड़ित है, तो मतलब नुकसानदायक चीज में ही जाना है। तो वही मतलब अगर अगर 7th हाउस बेकार है और उसका जैसे वो पार्टनर जब शादी होगी तो पैसे तो आएंगे, लेकिन वो व्यय भी हो जाएंगे, क्योंकि अपने भाव से 6 में गया है वो नेचुरल। वो तो देखिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ना कि हम्म। हम ये कह सकते हैं कि व्यय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक कॉम्बिनेशन को ही डिफाइन कर रहे हैं और फाइनल आउटपुट पूरी कुंडली से होगा ना। ओके सर। यहाँ पे कुछ चीजों का निर्धारण होगा कि हाँ हमें यहाँ से ये इंडिकेशन मिल रहा है। अब द्वितीय भाव का स्वामी अगर नवम में है तो व्यक्ति धर्म स्थान पे जाए, पिता को ले जाए, ये एक प्लस पॉइंट मिला। हम्म। अब द्वितीय भाव का स्वामी 9th में गया है, द्वितीय भाव का स्वामी 5th में गया है, तो यही पूरा अच्छा योग हो गया। द्वितीय का स्वामी 5th में गया तो क्या शेयर मार्केट से लाभ हो जाएगा? इसी पे थोड़े निर्भर है। फिर हमें 5वें भाव के स्वामी को भी तो देखना है। इसके पहले वाला सूत्र जो बताया था, समझ अगर द्वितीय भाव का स्वामी 5वें में आ गया लेकिन 5वें भाव का स्वामी कमजोर है, तो उसके अच्छे फल में कमी आ गई। धन्यवाद सर। समझ रहे हैं ना? म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अगर द्वितीय भाव का, थर्ड भाव का स्वामी, मतलब ये सब जब हम आगे चलेंगे एक साथ, जब हम कुंडली विश्लेषण करेंगे तब सब चीजें जुड़ के साथ आएंगी। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कंटिन्यू रखेंगे। अब हमको देख लेना है थर्ड हाउस का स्वामी 4th हाउस में आया है। अच्छा, वैसे अगर हम एक सिद्धांत को देखें तो तीसरा भाव क्रूर भाव में आता है, तीसरा, छठा, एकादश भाव क्रूर भाव में आता है। इन भावों का जो स्वामी होगा उसमें अपने आप क्रूरत्व आ ही जाएगा। अब अगर इस भाव का स्वामी 4th हाउस में गया है तो ऐसे जातक के माता को स्ट्रगल रहा होगा लाइफ में। अब वो फाइनेंशियली रहा है कि फिजिकली रहा है, रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रगल का है। थर्ड हाउस स्ट्रगल का है तो माता को स्ट्रगल। व्यक्ति को घर बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ा होगा। गाड़ी घोड़ा जो भी चतुर्थ हाउस से विचार होगा, उन सबको व्यक्ति ज्यादा इफर्ट लगा करके ही पाएगा और उसको मेंटेन भी रख पाएगा इफर्ट लगा के। कभी कभी ऐसे लोग अपने माता के साथ में व्यवहार भी क्रूर कर जाते हैं थोड़ा ज्यादा, क्योंकि तीसरा भाव ऊर्जा का है, जोश का है। क्रोध भी उस भाव से है, क्योंकि एक चीज आपने एक पॉइंट लिखा होगा, थर्ड हाउस से हम व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं।
तो व्यवहार में ही तो शांत होना, क्रोध होना, ये सब नेचर में ही आता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी कोई क्रूर ग्रह होके चतुर्थ भाव में बैठ रहा है, कुल मिला के वो नुकसानदायक है। अगर शुभ ग्रह होके बैठ रहा है तो वो भी देगा, स्ट्रगल देगा, परेशानी देगा, लेकिन स्ट्रगल परेशानी के बाद सुख दे देगा। लेकिन वही अगर क्रूर ग्रह है तो वो सुख नहीं देगा स्ट्रगल और परेशानी के बाद। चौथा भाव सुख का है। अगर तृतीय भाव का स्वामी आ गया पंचम भाव में, ऐसा व्यक्ति संतानोत्पत्ति के बाद अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करता है। संतान की प्राप्ति होने के बाद ऐसे व्यक्ति की क्षमता में, कैपेसिटी में वृद्धि हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने पुत्र के प्रति थोड़ा सा कठोर रहता है। अपने संतान के प्रति ऐसा व्यक्ति थोड़ा कठोर रहेगा, उसको लगेगा कि थोड़ा कठोर रहेंगे तो ये अच्छा बन जाएंगे। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक कामों में परिश्रम अधिक कर लेगा। ये सारी चीज आप लोग खुद निकालना भी अब धीरे धीरे सीखिए। पंचम भाव बुद्धि का है और तीसरा मेहनत का है, तो बौद्धिक मेहनत व्यक्ति अधिक कर लेगा। ये सब कहीं लिखा थोड़े है। बेसिक क्यों हम सीखते हैं? इसी चीज को रिलेट कर सकें, इसीलिए जरूरी है। संगत जैसी होती है वैसी रंगत हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे सीखते सीखते, हमारी बात सुनते सुनते, जैसे हम बैठाते हैं, यही सुनते सुनते आपको भी आ जाएगा। अगर किसी के घर के आसपास में दिन भर कावे घूमते हों और दिन भर काव काव करते हों, तो आज नहीं तो कल स्वप्न में कावे दिखेंगे और काव काव की आवाज सुनाई देगी। अगर ऐसे आपके घर के आसपास कोई भजन हमेशा चलता है मंदिर पे, जिसे आप डेली सुन रहे हैं, तो आज नहीं तो कल वो अपने आप आपके दिमाग में घूमेगी, वो संगीत याद हो जाएगी, रट उठेगी। सोएंगे तो उसी का स्वप्न भी आएगा। तो हम भी आप लोगों के स्वप्न में आएंगे। और ये जो बाल हटा दिए हैं ना, इसीलिए हटाए हैं ताकि स्वप्न में आए तो आप लोग जाग जाएं, थोड़ा सा डर करके। अनुराग जी बहुत जोर से हंस रहे हैं। तो ये हो गया। अगर हमारा थर्ड हाउस का स्वामी छठे भाव में आ जाए तब क्या होगा? इन दोनों भावों में संघर्ष है। इन दोनों भावों में ही संघर्ष है। इनके संघर्ष में अंतर क्या है? जो हमारे तीसरे भाव का संघर्ष है उसका नाम है मेहनत, और जो छठे भाव का संघर्ष है वह है जीवन की परेशानियों का संघर्ष। तो यहाँ पे आ जाने से व्यक्ति, छठे भाव से हम एक चीज और जानिए, रोग ऋण शत्रु देखते हैं ना, छठा भाव जो है ये झगड़े का भी है। ध्यान दीजिएगा, छठा भाव किसका है? झगड़े का। छठा भाव क्या है? शत्रु का। थर्ड हाउस क्या है? मेहनत, परिश्रम, स्वभाव। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव झगड़ालू हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में झगड़ापन आ सकता है, झगड़ालू रहेगा। अगर झगड़ालू ना भी रहे तो थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं? व्यक्ति का कम्युनिकेशन देखते हैं ना, मैंने अभी शुरू में बताया था, संवाद, बातचीत। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी से संवाद करता है, भले ही वह अपने तरीके से नॉर्मल होके बोले, लेकिन सामने वाले को लगता है उसकी भाषा बोली से कि ये झगड़ालू आदमी है। रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, डिस्प्यूट का है, झगड़े का है। तीसरे भाव से हम छोटे भाई को देखते हैं, और ये डिस्प्यूट का भाव है, तो छोटे भाई से डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं। स्वभाव में झगड़ापन आ जाए इसकी संभावना है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहे, स्वभाव में ऐसा रहे, ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार से लोगों को शत्रु बनाता हुआ चले। ये पॉइंट मेन है। देखिए कैसे, लिख लीजिए। अपने तीसरे भाव से स्वभाव देखेंगे तो स्वभाव से ऐसा व्यक्ति क्या करे? दूसरों को शत्रु बनाता हुआ चले, क्योंकि छठे भाव से शत्रु का विचार होता है।
थर्ड हाउस का स्वामी 7th हाउस में है। 7th हाउस हमारे वही, अच्छा इसमें एक चीज और देख लीजिए, 7th हाउस हमारे दसम से दसम है, यानी हमारे कर्म क्षेत्र को प्रभावित करता है। जो लघु उद्योग होते हैं, एक होता है लघु उद्योग, एक होता है मीडियम स्केल, और एक होता है लार्ज स्केल। ये जो तीसरा घर होता है ये लघु उद्योग का होता है, छोटे कामकाजों का होता है। और ये इसीलिए इस छोटा अगर कामकाज है तो आपकी यात्राएं भी छोटी ही रहेंगी, इसीलिए तीसरे भाव से छोटी यात्रा भी देखी जाती है। व्यापारिक यात्राएं, जो छोटी यात्राएं हैं वो थर्ड हाउस से हैं, और थर्ड हाउस से छोटा उद्योग है, तो छोटा उद्योग तो छोटी यात्रा। एक शहर से दूसरे शहर गए, सामान लेकर के आए, बेचे। तो अगर थर्ड हाउस का स्वामी 7th में गया हुआ है, ये जो 7th है ये मीडियम स्केल का बिजनेस होता है, ये मध्यम, और ये क्या है, लघु। तो ऐसा व्यक्ति लघु उद्योग से काम शुरू करता है और उसे बाद में मीडियम पे ले आता, मतलब ऐसे व्यक्ति का काम बढ़ता है। मतलब ये कहने का है कि छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर पे जाने का योग है। पहले वह व्यापार के लिए एक जिले से दूसरे जिले तक जाता था, उसके व्यापार का केंद्र एक डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट तक था। लेकिन अगर थर्ड यहाँ बैठा है, अगर वह बेनिफिट, अब मान लीजिए यही है, खराब पोजीशन में है, तो व्यक्ति प्रयास तो करेगा लेकिन उसका नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। अच्छा है तब वो डेवलप कर जाएगा। तो अच्छा है तो एक राज्य से दूसरे राज्य का व्यापार उसका बढ़ेगा, इस प्रकार से। अगर थर्ड हाउस का स्वामी गया हुआ है 7th हाउस में, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी से कभी कभी बातों को पूछ के काम करता है। किसी ने कहा कि भैया ये देखो बड़ा अच्छा है, ये ले लीजिए, आपको इस गर्मी में बड़ा सुख देगा, तो बोलेंगे रुकिए पत्नी से पूछ के आता हूँ, या स्त्री है तो कहेगी रुकिए पूछ लेती हूँ। ये भी होता, मतलब अगर थर्ड हाउस 7th हाउस में है, तो ऐसे लोग अपने डिसीजन में अपने लाइफ पार्टनर को शामिल करते हैं, उनसे जो है एडवाइस लेना पसंद करते हैं। ये कब होगा, जब वो प्लैनेट बेनिफिशियल पोजीशन में होगा, लाभकारी स्थिति में, शुभ जिसको बोलते हैं। वहीं अगर वो खराब स्थिति में होगा और जीवन साथी से पूछ लेंगे, हस्बैंड ने पूछा कि ले लीजिए, ले लूं, ये कुर्सी आया है बेचने के लिए, और वाइफ ने कहा ले लीजिए, और ले लिए, तो 2 घंटे बाद उसका एक पाँव टूट जाएगा। और तब पत्नी कहेगी मैं बोली थी नहीं लेना था, उस समय तो कही थी ले लीजिए, मुझे पता था टूट जाएगा, मुझे दिख रहा था कि कमजोर है एक पाँव। जब टूट गया तो उनको पता चल गया। ऐसे तमाम चीजें हैं, को रिलेट आप कर लीजिएगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर ईर्थ हाउस में है, 8वें घर में है, वही बात है, थर्ड हाउस हमारा परिश्रम हो गया, और ये गहरा स्थान है, यानी हमारा परिश्रम समाज के सामने आ ही नहीं पाता है। बहुत वैलिड पॉइंट बोल रहा हूं, हमारा परिश्रम समाज के सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि 8वां गड्ढा है, हम परिश्रम खूब कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन वो हमारा परिश्रम, मेहनत रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, उस पे ध्यान नहीं जा रहा है। भले ही हमारे परिश्रम पे ही वो पूरा टिका हुआ हो, बिल्डिंग, कोई भी चीज हो, बिल्डिंग हो, व्यवसाय हो, बिल्डिंग का अर्थ उसका बेस है, किसी भी चीज का बेस आपके ही परिश्रम पर टिका है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है। अच्छा एक चीज और समझ लीजिएगा, ये जो लगन है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो भी भाव हैं, इन भाव से जिस अंग का विचार होता है, 6, 8 और 12 में जाने पर उस अंग में भी तकलीफ होती है, ये अलग से आप सब भावों के लिए जान के रखिए, उसको बोलने और बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड हाउस हमारी श्वास की नली है,
हमारा कंठ है, हमारा गला है। अगर ये अष्टम में है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तकलीफ बनेगी समय समय पर। जब ये तृतीय भाव का स्वामी अष्टम में गया है, तो जब अष्टमेश की दशा अंतर्दशा रहेगी, तृतीयेश की रहेगी, या गोचर में जब उस तृतीयेश पर कई ग्रहों, क्रूर ग्रहों की दृष्टि साथ रहेगा, तो गले और कंठ आदि में तकलीफ बन जाएगी। तृतीय भाव से हाथ का भी विचार होता है, बाह का, भुजाओं का, वहां तकलीफ हो सकती है अगर 6, 8, 12 में गया है ऐसी स्थिति में। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है तो बहुत अच्छा है। परिश्रम भाग्य के अधीन हो गया ना, अभी इसको पहले भी एक्सप्लेन थोड़ा समय किया था आपको। छोटा भाई है, वो छोटे भाई तीसरे भाव से विचार होता है, वो आके आपके भाग्य में बैठा है, यानी आपका और आपके छोटे भाई का भाग्य कनेक्टेड है। छोटे भाई के निमित्त कुछ करिए, भाग्य और प्रबल होगा। थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन है, व्यवहार है, वो भाग्य में आके बैठा है। आपका व्यवहार, आपका कम्युनिकेशन, आपका भाग्य निर्धारण करेगा। किस प्रकार से हाउ यू बिहेव विथ पीपल विल डिटरमाइन योर फेथ। किस प्रकार से आप लोगों से व्यवहार करते हैं, वह आपके भाग्य का निर्धारण करेगा। ऐसे लोगों को मतलब भाग्यशाली माना जा सकता है। थर्ड हाउस अगर एक तो लगन से जो है, नौवां घर है, त्रिकोण है, और अपने भाव से सप्तम में रहेगा तो अपने भाव पे दृष्टि भी डाल लेगा, तो इसे हम अच्छा कंसीडर करेंगे। अगर थर्ड हाउस 10th हाउस में गया है, थर्ड हाउस लॉर्ड तीसरे भाव का स्वामी दशम में गया हुआ है, तो भी अच्छा है। इस भाव से जो हम लघु उद्योग देखते हैं, जब थर्ड हाउस सप्तम में गया था तो व्यक्ति अपने स्मॉल बिजनेस को मीडियम में बदल ले जाता है। शुरुआत स्मॉल से करेगा एंड विल गो अप टू मीडियम स्केल बिजनेस। अगर 10th में गया है तो लार्ज स्केल बिजनेस में कन्वर्ट कर ले जाएगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हुए। तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, पत्रकारिता देखते हैं, अभी मैंने बताया था कम्युनिकेशन देखते हैं, संचार हो गया, टेलीफोन हो गया, यातायात हो गया, बुध ग्रह से जुड़ी चीजें थर्ड हाउस से देखते हैं। अगर वो 10th हाउस में आ गया है तो व्यक्ति अच्छा पत्रकार हो सकता है। ही कैन बी अ गुड रिपोर्टर, जर्नलिस्ट। वह अपने छोटे से व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जा सकता है। वह अपने छोटे भाई को अपने काम में शामिल कर सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस छोटा भाई है और दसम भाव कर्म है। छोटे भाई को अपने काम में शामिल करे। ये थर्ड हाउस किसका होता है? परिवहन का। अच्छा, कमीशन वाला भाव भी यही होता है। तो अगर ये ऐसा व्यक्ति मोटर गाड़ियां चलवाए, गाड़ी खरीदे और उसको किराए पर दे या चलवाए, तो उस काम से भी इसको लाभ हो सकता है। मतलब अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जा रहा है तो अच्छा है। परिश्रम भी ऐसा व्यक्ति अपने काम के प्रति करेगा, क्योंकि परिश्रम का भी स्वामी कर्म भाव में गया है। थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जा रहा है, तो व्यक्ति परिश्रम करेगा और उसका लाभ भी उसको मिलेगा, क्योंकि परिश्रम कहाँ चला गया है? लाभ के घर में गया है। जितना परिश्रम उतना लाभ। व्यक्ति अपने परिश्रम से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर लेगा। ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई को लाभ मिलता है उस व्यक्ति से। अब अगर यही तीसरे भाव का स्वामी छठे में है तो छोटे भाई से आपको लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर यहाँ है तो छोटे भाई को आपसे लाभ मिल जाएगा, आपको भी मिलेगा। थर्ड हाउस का स्वामी 12th हाउस में गया हुआ है, तो एक तो वही हो गया कि थर्ड हाउस से जिन फिजिकल पार्ट्स का विचार होता है, शरीर के अंगों का, उसको लेकर के आपको दिक्कत हो सकती है। अगर वो पीड़ित है तो दिक्कत होगी। अगर पीड़ित नहीं है, शुभ कर्तरी में है, शुभ ग्रह के साथ है, तो 12वें भाव में जाने का मामूली सा असर रहेगा, जो कि निग्लेजिबल रहेगा। रहेगा लेकिन निग्लेजिबल, वो इस आपाधापी की जिंदगी में पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का थोड़ी जल्दी एज में, कम उम्र में जो है
छोड़ दीजिए, नहीं उदाहरण देंगे। कुछ लोगों को गुस्सा आ जाएगा। दूसरा उदाहरण बना लेते हैं। मान लीजिए कि कम उम्र ही है, कुछ ऐसी दिक्कत है हमें शरीर की जो हमारे काम में प्रॉब्लम नहीं कर रही है, जिससे हमारे काम काज पे, हमारे भोजन पानी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो एक तरीके से नगण्य ही है। लेकिन मैं दे देता हूँ उदाहरण, किसी को बुरा लगेगा तो वो कान बंद कर लेगा। मान लीजिए कम उम्र में ही सिर पे बाल कम हो गए, तो ये बताइए रजनीश जी, हम आपको नहीं कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, अब क्या करें, हम समझाना चाह रहे हैं, जो उदाहरण आ जाता हमको लगता है कि हम उसको कहें, नहीं तो कुछ छूट जा रहा है। अगर कम उम्र में किसी के सिर पे बाल कम हो गया है, तो उससे ना तो उस व्यक्ति की मेंटल स्थिति पे कोई असर है, ना फिजिकल असर है, मतलब उस पे असर नहीं आ रहा है। व्यक्ति के भाग्य कर्म उस पे प्रभाव नहीं आ रहा है, लेकिन असर तो है, ग्रह ने दिखाया, लेकिन इसी को हम क्या बोलेंगे, नेग्लेजिबल बोलेंगे, नगण्य बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया है और वहां वो पीड़ित नहीं है, तो कुछ ऐसा ही असर डालेगा जो आपके जीवन को, भाग्य को, कर्म को, धन को बिगाड़ नहीं पाएगा। लाख रुपया कमा रहे हैं, कोई 5,000 रुपया उधार लेकर के चला जाएगा, देगा नहीं, तो उससे असर बहुत नहीं पड़ेगा, यही होता है। तो 12th हाउस में जाने से थोड़ा सा जो है, ये क्या है, भोग विलास है। 12th हाउस क्या है, भोग विलास है, लग्जरी है। तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए परिश्रम करना चाहता है, जीवन को सुखमय भोगी बनने के लिए, विलासिता के लिए परिश्रम करता है, जो अंत में उसके लिए दुखदाई हो सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि आज का हमारा विषय ज़्यादा हो गया है, इससे ज़्यादा डाइजेस्ट होना मुश्किल होगा। अब ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि 3rd हाउस तक हमने एक्सप्लेन किया है, 4th हाउस से आप लोग याद दिलाइएगा। और ऐसा करते हैं, 3rd हाउस तक हुआ, इसको आप लोग थोड़ा मनन करिए। 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस, इस पे आप लोग बोलिएगा। मतलब सब तो बोल नहीं पाएंगे, किसी 1-2 लोगों को बोलने के लिए कहा जाएगा, हम लोग सुनेंगे। हम साथ ही साथ में उनके साथ में करेक्शन करते हुए या उनकी बातों को और विस्तार देते हुए चलेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों को बोलना रहेगा, वो मैं डिसाइड कर लूँगा। और 9:30 हो गया, लगभग 1.5 घंटे का क्लास है, हो गया है, अब डाइजेस्ट नहीं होगा आप लोगों को। और ये चीज़ थोड़ा जल्दबाजी में चलना ठीक नहीं है, क्योंकि भाव के स्वामियों का फल सबसे मुख्य यही है। अगर मैं आज यहाँ 3 भाव बताया, ऐसे लेके चलूँगा और आप इसके रिकॉर्डिंग को भी 1-2 बार देख लेंगे ना, दिमाग में ऐसे बस जाएगा, भर जाएगा दिमाग में कि ये क्या चीज़ है। सुनने का बहुत असर पड़ता है। बार-बार सुनेंगे ना, 4 बातें सुनेंगे मुझसे, जब वो 4 बातें दिमाग में बैठ जाएँगी, तो 4 बातें अपनी तरफ से दिमाग में आने लगेंगी। तो सबको थोड़ी देर के लिए अनम्यूट करते हैं। सबको क्या करते हैं, ऐसे कुछ लोगों से वार्ता करेंगे। किससे वार्ता करें? शिल्पा जी बहुत प्रसन्न है आज। कुछ लोगों का फोटो ही नहीं दिखता है, इसीलिए वो लोग फोटो ही नहीं लगाते, कहीं हम उनसे ना कुछ पूछ ले, बात करें। कैलाश जी आज मिल गए हैं, कहाँ चले गए? कैलाश जी अनम्यूट करिए अपने आप को। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार। क्या हाल चाल है? ठीक है गुरुजी। लग रहा अभी घर पे सब लोग जग रहे हैं आपके। हाँ जाएंगे। हमको लग रहा है आपको रोटी खाने के लिए बुलावा आ रहा है। गुरुजी आप मन की बात जान भी लेते हैं। जी जी, हम समझ गए, तभी हम सेशन एंड करने वाले हैं। ठीक है, कैसे हैं, बढ़िया है ना? बढ़िया है, अभी 3-4 क्लास किए हैं, अभी थोड़ा आप थोड़ा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम इसीलिए बोल दिए पहले ही शुरू में ही कि आधे घंटे अब डेली जो है बेसिक का ही रहेगा। उसमें हम और जो हमारे कुछ
अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो लोग आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। आधे घंटे अब डेली बेसिक ही चलेगा। गुरु जी मेरा ये है कि कुछ प्रैक्टिस भी मिल जाए तो मैंने हम लोग उसको जो आप पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा ये करें, प्रैक्टिस लेसन कुछ मिल जाता उससे प्रैक्टिस अच्छा लेसन होता है। बेसिक के लिए प्रैक्टिस लेसन है। जब आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें फोल्डर में जब जाएंगे तो 2 प्रैक्टिस सेट मैंने डाले हैं, मैं ग्रुप में भी डलवा दूंगा। और उस प्रैक्टिस सेट से आप जो है थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेसिक का। और एक वीडियो भी है ऐप में, डे 4 या 5 पे है, उसमें लिखा है गाइड टू प्रैक्टिस सेट करके। ऐप में जाएंगे डे 4, 5, 6 के आसपास में कहीं एक वीडियो है, जो नए हैं सब सुन लें या जिनकी अभी प्रैक्टिस कम है, भाव भावेश और ग्रामर। 4, 5 या 6 में से कोई एक है ये प्रैक्टिस टू, ये गाइड टू प्रैक्टिस सेट करके, उस वीडियो को देख लेंगे और वहां से प्रैक्टिस सेट 2 मैंने डाला है उसको ले लेंगे। डाला गया है ना ऐप में प्रैक्टिस सेट, उस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वर्षा जी क्या हाल चाल है? अनम्यूट करिए अपने आप को। नमस्ते सर जी। नमस्ते। अच्छे से चल रहा है पढ़ाई? अच्छे से चल रहा है, अच्छे से हाँ, पढ़िए। हम सबका टेस्ट लेने सबके घर पे आएंगे। जरूर जरूर। हम आएंगे, गौरव जी आएंगे और महेश गुप्ता जी आएंगे। महेश गुप्ता जी बहुत दिन बाद आप दिखाई दिए भाई, आपको हम बहुत याद कर रहे थे, आपको हिचकी भी आ रही होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअल में मैं बॉम्बे आया हुआ हूँ और अष्टविनायक के दर्शन कर रहा था आज। तो मैंने भी आज 8:45 करीब ज्वाइन कर पाया था। जी जी जी, आप ज्वाइन करते रहिएगा। या आप नहीं, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आप सर। नहीं थे, हम सभी लोग रो रहे थे। सर 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 लेकिन मैं एक्चुअली मिस कर रहा था, जिन लोगों का फेस अक्सर दिखता है ना वो याद रहता है। यस तो हरिपाल जी सर, एक बड़ी एक एक बताएं। क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? बिल्कुल। कर्क लगन की कुंडली है सर, और हम्म सेकंड हाउस का मालिक नवम भाव में बैठा हुआ है और हम्म नवम मीन राशि में, और हम्म। गुरु जो है वो षष्ठम में बैठे हुए हैं, 0 बल लिए हुए, और चलित में वो 5th हाउस का फल दे रहे हैं। हम्म। हाँ कर्क लगन की कुंडली है सर। हाँ हाँ, मैं समझ गया, पूछना क्या चाह रहे हैं। मैं इसमें धन भाव की स्थिति क्या बनती है, क्योंकि मीन राशि गुरु जो है वो षष्ठ में बैठे हुए हैं, 0 बल लिए हुए, और चलित में वो 5th का फल दे रहे हैं। चलिए सबको समझ में आ जाए मैं बता देता हूँ, स्क्रीन दिख रहा सर होगा सबको। कर्क लगन यस है, सर, आपने पूछा है, स्वामी सूर्य हो सर जाएगा धन भाव का। यहाँ 4 यस सर, नंबर होगा, यहाँ 5 नंबर होगा, और सर यहाँ पे 12 नंबर होगा, और यहाँ यस पे सर, 9 नंबर होगा। यस सर, धन भाव का स्वामी सूर्य यहाँ पे आया है, आपने ये कहा। यस दूसरा, सर। इस भाव का स्वामी गुरु यहाँ पे है, और आप कह रहे हैं गुरु के पास डिग्री वाला बल कम है, 0 बल है सर, और गुरु इस यहाँ पर आ गया है। चलित में यहाँ पे आ गए सर। चलित में गुरु 0 का है, इसीलिए गुरु यहाँ पर आया है। अगर यस डिग्री सर, उसकी कम ना होती तो वो चलित में यहाँ ना आता। यस सर, अब देखिए, कर्क लगन में जो धन भाव का स्वामी सूर्य है, यस सर, यह एक तो लगन से बैठा त्रिकोण में मित्र राशि में है, और जो यस सर, धन भाव का कारक ग्रह होता है वो कौन होता है? गुरु होता है। गुरु। तो धन भाव का स्वामी किसके घर में बैठा है? धन के कारक के घर में बैठा है। इट मीन सूर्य की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, यस सर, सूर्य की पोजीशन अच्छी है। अब यहाँ पे जिस राशि में सूर्य बैठा है उसका स्वामी गुरु अपनी दूसरी राशि में स्वराशि का होके बैठा है, ये भी पोजीशन अच्छी है। डिग्री से यस सर। कोई बहुत, हम डिग्री से डिसीजन नहीं लेते हैं। डिग्री ओके, सिर्फ काम क्या करती है कि उस ग्रह के बल को घटाती या बढ़ाती है रिजल्ट को। जैसे ये मान लीजिए कि यस सर, बैटरी है आपकी, इन्वर्टर वाली या कोई भी है, तो यस सर, डिग्री को आप उसकी चार्जिंग से रिलेट कर लीजिए।
ठीक है। अगर यस सर। बैटरी में चार्जिंग नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि बैटरी डिस्ट्रॉय हो गई। ओके। 2 घंटे आपने चलाया, लाइट नहीं आई, उसमें पावर खत्म, तो क्या बैटरी खत्म हो जाती है? नहीं। दोबारा चार्ज हो सकती है। तो हम स्टोन पहना के उसको ट्रीट करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, मतलब अगर कोई भी प्लैनेट 0 डिग्री का है, इसका मतलब यह नहीं कि वह प्लैनेट एंड हो गया। ऐसे होता तब तो सारे ग्रह ही खत्म हो जाते सौरमंडल से। तो यस सर। डिग्री वाइज वीक होने के नाते ये कहाँ चला गया? 5th हाउस में, इसीलिए गया है। चलित वाले कार्यक्रम में आप थे नहीं, उसका यस देख सर, लीजिएगा। वो और देखा है मैंने यह सर। देखा है आपने। यस। तो यस अगर सर। गुरु चलित में जा रहा है तो हमें फल इसी भाव का मेजर देगा। और यहाँ पे गुरु अगर 5th हाउस में जा रहा है, ये अगेन लग्न से क्या होता है? त्रिकोण होता है। तो इट यस मीन्स सर। जो धन का कारक है वो भी त्रिकोण में पड़ रहा है, धन भाव का स्वामी भी त्रिकोण में पड़ रहा है। तो यस सर। कुल मिला के फाइनेंस की स्थिति ठीक है, अच्छी है। धनेश जिसके भाव में बैठा है वह 6ठे भाव में भी गया है, 30% असर इसका भी देगा, लगन का भी। 70% अगर चलित का देगा तो थर्ड यहाँ का भी देगा। तो कुछ यस ना सर। कुछ लोन, ईमाई या कर्ज या किसी मित्र को ही पैसा उधार कर्जा देना, ये सब कुछ ना कुछ बनेगा जीवन में। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस इन दोनों के कारण से लाइफ में नहीं है। अच्छा। यस सर। और कोई ग्रह स्थिति हो तो अलग बात है, लेकिन इन दोनों प्लैनेट्स के कारण लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, इस एंजॉय इस करेंगे। इस कुंडली में सर एक और प्लस पॉइंट है, उसका डिसीजन तो मैं नहीं ले पाया। चंद्रमा और मंगल एकादश भाव में है। चंद्रमा यहाँ पे है, मंगल यहाँ पे है, और यहाँ गिनती होगी 2 नंबर की। 2 नंबर की। यस सर, उच्च का चंद्रमा है। अब ये योग भी अच्छा है। पहली चीज तो आप यहाँ लग्नेश को देख लीजिए, और कर्मेश की युति है, और मंगल पंचमेश भी होता है। पंचमेश भी है। यस सर। तो यहाँ जैसे अब ये चीज और पक्का हो गया कि इनकी आर्थिक स्थिति नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि लाभ भाव मजबूत है। यस सर। 2 प्लैनेट हैं, जितने अधिक ग्रह हो उतना ही अच्छा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यस सर। किसी के लाभ भाव में जितने अधिक प्लैनेट वह भाव उतना ही अच्छा है। वहीं अगर लाभ भाव में कोई अच्छा योग बन गया तो वह और भी अच्छा है। कौशल जी यस थोड़ा सर। सुन लीजिए, सो रहे हैं आप? कुशल जी, अगर यहाँ चंद्र मांगल्य का योग बना तो इसको हम क्या बोलते हैं? महालक्ष्मी योग। महालक्ष्मी। यस सर। अगर लाभ भाव में लक्ष्मी का योग बन गया, अब कहाँ इनके प्रॉब्लम होनी है जीवन में। अगर ये चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होगा तो और शुक्ल भी पक्ष का है सर। सोने पे सुहागा है। स्त्रियों के माध्यम से विशेष लाभ हो जाएगा इनको, क्योंकि यह योग स्त्री राशि में बना है, और यस सर। चंद्रमा स्त्री ग्रह भी है, यस सर। और कर्म भाव का स्वामी मंगल किसी स्त्री का साथ पाया हुआ है। यस सर। काम काज में स्त्री को शामिल जहां करेंगे वहां धन बरसेगा, मतलब फाइनेंशियली ठीक रहेगा। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। यस सर। अब यस सर। खत्म करते हैं, यस। क्योंकि अब संख्या यस। भी घट गई है।